Hello dear student, welcome back to our nursing classes. Today we will discuss about rest and sleep. इसका जो फर्स्ट पार्ट है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सेकेंड पार्ट है यूनिट 3 का, जो फंडामेंटल का जीएनएम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ना है हम लोग को? रेस्ट एंड स्लीप पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या क्या पढ़ना है इसमें? रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप क्या है, क्यों नीड है हमारे डे टू डे लाइफ में? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रेस्ट एंड स्लीप आर एसेंशियल फॉर लाइफ एज वेल एज गुड हेल्थ। रेस्ट और स्लीप जो है हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, एक अच्छा हेल्थ के लिए या फिर एक अच्छा हेल्थ पाने के लिए। ए पर्सन बॉडी रिक्वायर्ड बोथ स्लीप एंड रेस्ट। एक बॉडी को, किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को एक हेल्दी बॉडी के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए रेस्ट और स्लीप अत्यंत आवश्यक होता है। एंड रेस्ट इज़ अ वाइटल एलिमेंट ऑफ द रेस्टोरेटिव स्लीप। जो रेस्ट है एक वाइटल एलिमेंट है रेस्टोरेटिव स्लीप का। अब वाइटल एलिमेंट मतलब जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि वाइटल्स ऑर्गेन होते हैं। तो वाइटल ऑर्गेन क्या है? जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। अगर वाइटल्स नहीं सही रहेंगे तो बॉडी जो है सो स्टेबल नहीं होगा। तो जो रेस्टोरेटिव स्लीप है इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें होता क्या है कि बहुत अच्छे से पेशेंट को देखने को मिल रहा है कि स्लीप हो रहा है, वाइटल्स एलिमेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है किसके लिए? एक हेल्दी बॉडी के लिए। कि एक हेल्दी बॉडी के लिए क्या चाहिए बॉडी को? तो रेस्ट एंड स्लीप जो है सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य रहना ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर स्वास्थ्य आप रह रहे हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है रेस्ट एंड स्लीप। अगर ये चीज़ हो रहा है तो जो भी इंसान है वो उसको जो है सो लाइफ में ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा रिलेटेड टू बॉडी और फंक्शनिंग। होता है ना कि अगर कोई इंसान है, अगर वो नींद नहीं ले रहा है तो नींद नहीं लेने से पूरे दिन इंसान का ख़राब हो सकता है। जैसे कि कोई भी पेशेंट है अगर वो नींद नहीं लिया या फिर नॉर्मल पर्सन भी, तो देखने को मिलेगा कि उसके पूरे दिन में एक इरिटेशन होगा, ठीक है। साथ ही साथ वो जो इंसान है वो एक अच्छा फील नहीं कर पाएगा कि आज का दिन ख़राब हो रहा है ईटीसी। बस पूरा का यही उसका गोल रहेगा कि उसका नींद कंप्लीट नहीं हुआ, स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है या फिर बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? हाउएवर वेरियस फैक्टर में अफेक्ट पर्सन एबिलिटी टू गेट एडिक्वेट स्लीप एंड और फाइंड टाइम फॉर एसेंशियल पीरियड ऑफ रेस्ट। मतलब कि बहुत सारा फैक्टर है जो पेशेंट को जो है सो सोने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर एबिलिटी नहीं है एडिक्वेट स्लीप का बॉडी का। तो हो सकता है कुछ बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है। एबिलिटी टू गेट एडिक्वेट स्लीप मतलब कि इंसान के बॉडी में क्षमता होना चाहिए एक एडिक्वेट स्लीप लेने का, लेकिन उसका बहुत सारा फैक्टर है जिसके कारण जो है सो उसका जो है एडिक्वेट स्लीप नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि वो फैक्टर क्या है। एग्जांपल के लिए बताएंगे कि जैसे कि कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रह रहा है तो वो कभी भी एडिक्वेट स्लीप नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में वो चीज़ चलते रहेगा और वो इंसान को अच्छा स्लीप नहीं हो पाएगा। उसके बाद है फाइंड टाइम फॉर एसेंशियल पीरियड ऑफ रेस्ट। डेफिशिएंसी इन रेस्ट एंड स्लीप कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पर्सन फिजियोलॉजिकल मेंटल इमोशनल। अगर कोई पेशेंट है जो कि अच्छा से नींद नहीं ले रहा है या फिर वो रेस्ट या फिर स्लीप नहीं कर रहा है तो उसको क्या देखने को मिलेगा? निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कहाँ पे? उसके फिजियोलॉजिकल बॉडी फंक्शनिंग पे, मेंटल पे एंड इमोशनल पे। मतलब कि अगर एक सेंटेंस में आप समझाने का कोशिश करूँ तो क्या होगा? अगर इंसान रेस्ट एंड स्लीप नहीं ले रहा है प्रॉपर तो उसके बॉडी पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। निगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? कि बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं हो पाएगा, वो मेंटली सही नहीं रहेगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, इमोशनली वीक रहेगा, इमोशनली हेल्दी नहीं रहेगा, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा कि जो भी पेशेंट है उसका हेल्थ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा और वो निगेटिव की ओर होगा, ठीक है। तो यही क्या है? रेस्ट एंड स्लीप। जैसे कि आप लोगों को पता होगा या फिर पढ़े होंगे कि जो भी हार्मोन्स है वो नाइट पे पीक पे रहता है या फिर वो अच्छे से काम कर रहा है जब पेशेंट डीप स्लीप कर रहा है, ठीक है। जैसे डे टू डे हम लोग का डे में काम होता है ना, वर्क है, ईटीसी है, लाइफ स्टाइल का हर एक वर्क है, उसी तरीके से एक बॉडी को फंक्शन करने के लिए नाइट में इंसान को डीप स्लीप का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
उस टाइम बॉडी रिलैक्स करता है, उस टाइम पेशेंट जो है, किसी भी पर्सन का बॉडी जो है वो रिलैक्स होता है। जब पेशेंट डीप स्लीप में जाता है, बहुत सारा हार्मोन्स है जो कि मेंटेन होता है, वो अपना वर्क करता है और वर्क अच्छे से कर पाता है। इसीलिए रेस्ट एंड स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। उसके बाद क्या है, रेस्ट एंड स्लीप, ये जो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, रेस्ट एंड स्लीप आर एसेंशियल फॉर लाइफ। फिर हम लोग पढ़े कि ये जो है सो एक वाइटल्स एलिमेंट है रेस्टोरेटिव स्लीप का, एक अच्छा स्लीप का। फिर उसके बाद देखे थे कि इसका बहुत ज़्यादा वेरियस फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है पेशेंट को। अगर रेस्ट और स्लीप जो है सो डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पेशेंट के फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग पे, साथ ही साथ मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे। नेक्स्ट है कि रेस्ट क्या है, यहाँ पे तो हम लोग साथ में पढ़े थे। नेक्स्ट इसका जो है सो अलग अलग है कि रेस्ट क्या है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रेस्ट क्या है। तो रेस्ट में देखने को ये मिलता है कि रेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू हेल्विंग, इनके अकॉर्डिंग क्या बताया गया रेस्ट के बारे में। रेस्ट इज़ अ बेसिक नीड इन हेल्थ एंड इलनेस। रेस्ट जो है सो एक बेसिक नीड है हेल्थ और इलनेस के लिए। हेल्थ, स्वास्थ्य और जो भी स्वास्थ्य हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है सो एकदम बेसिक नीड है। रेस्ट इज़ द कंसेप्ट दैट यूज मैनी डिसिप्लिनरी। रेस्ट कैन बी डिफाइंड एज स्टेट विच द बॉडी इन रिड्यूस एक्टिविटी विद द रिजल्टेंट फीलिंग ऑफ ब्रिंग्स रिफ्रेश। अगर कोई पेशेंट है वो अच्छे नींद ले रहे हैं तो उनका जो लाइफ है वो पूरे डिसिप्लिन में रहेगा। मतलब कि आप मान के चलो कि पूरे नाइट आप सो रहे हो, मॉर्निंग में उठ रहे हो, तो आप उठते ही अपना मॉर्निंग रूटीन करोगे, अपना जो भी डे स्टार्टिंग करने के एक रूटीन बना हो वो चीज़ करोगे। अगर आप अच्छे से रात में स्लीप नहीं किए हो, रेस्ट नहीं किए हो, तो क्या होगा, वो एक अजीब सा पेशेंट को फील होगा कि नहीं आज मन नहीं कर रहा है ड्यूटी जाने का, या फिर आज मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का। तो ये जो चीज़ है वो डिसिप्लिनरी को ख़त्म कर रहा है, आपके रूटीन को ख़त्म कर रहा है। उसके बाद क्या, रेस्ट कैन बी डिफाइन एज ए स्टेट इन विच द बॉडी इन द रिड्यूस एक्टिविटी। रेस्ट जो है सो ये डिफाइन क्या कर रहा है, जो स्टेट है बॉडी का एक्टिविटी का उसको रिड्यूस कर रहा है। अगर आप लोग जो कोई भी इंसान रेस्ट नहीं कर रहा है तो उस टाइम देखने को मिलेगा रिड्यूस कर देगा एक्टिविटी को विद द रिजल्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग रिफ्रेश्ड। अगर कोई इंसान है जो अच्छे से सो रहा है, ठीक है, अच्छे से रेस्ट कर रहा है, तो उसको उठते ही मॉर्निंग में क्या लगेगा, रिफ्रेश्ड लगेगा, मतलब कि वो फ्रेश्ड है। लेकिन अगर वो नाइट में अच्छी स्लीप नहीं ले रहा है तो उसका जो फीलिंग है मॉर्निंग में वो अच्छा नहीं रहेगा। मतलब वो फिजिकली एक्टिव नहीं रहेगा, मेंटली एक्टिव नहीं रहेगा, अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो उसका जो बॉडी का एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बॉडी का एक्टिविटी वीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग आगे देखते हैं कि स्लीप क्या है। तो स्लीप कैन बी डिफाइन एज अ कॉम्प्लेक्स रिदमिक स्टेट। ये जो है एक कॉम्प्लेक्स रिदमिक स्टेट है जो कि इन्वॉल्व का है प्रोग्रेशन ऑफ रिपीटेड साइकिल इच रिपीटेटिंग डिफरेंट फेज ऑफ बॉडी एंड ब्रेन एक्टिविटी। क्या है, स्लीप जो है एक कॉम्प्लेक्स रिदमिक स्टेट है जिसमें कि इन्वॉल्व क्या है, रिपीटेड साइकिल। जैसे कि आप लोग सो रहे होंगे तो देखने को मिलता है कि 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा सोए तो एक स्लीप साइकिल कंप्लीट हुआ, या फिर 1 आवर है तो एक स्लीप साइकिल है, ठीक है। ऐसे ही स्लीप साइकिल बना होता है कि अगर आप जस्ट सोए हो 10 मिनट में उठ जाओगे तो एक अजीब सा मतलब फ्रेश सा फील नहीं करोगे। लेकिन उसका जो स्लीप साइकिल है 1 आवर का, 3 आवर का, ऐसा आप लोग सुने होंगे। अगर 3 घंटा 4 घंटे बहुत देर से दिन में सोए ना तो वो स्लीप साइकिल और ज़्यादा लॉन्ग होते जाएगा और ज़्यादा नींद आने लगता है इंसान को, और ज़्यादा स्लीप साइकिल मेंटेन करने का कोशिश करता है बॉडी। तो एक कॉम्प्लेक्स रिदमिक स्टेट है जो कि इन्वॉल्व करता है प्रोग्रेसिव रिपीटेड साइकिल पर ईच रिपीटेड डिफरेंट फेज ऑफ बॉडी एंड ब्रेन एक्टिविटी। जितना रिपीट हो रहा है, रिप्रेजेंटिंग है डिफरेंट टाइप का जो फेज है बॉडी में, उस टाइम क्या होगा, डिफरेंट फेज रहेगा बॉडी और एक्टिविटी का। एंड इज़ अ सर्कल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। ये जो है, ये जो स्लीप साइकिल चल रहा है इसमें हो क्या रहा है, तो ब्रेन का एक्टिविटी, साथ ही साथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनल, ये सारा चीज़ें जो है सो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि मेंटेन हो रहा है। मेंटेन कैसे हो रहा है, ब्रेन की एक्टिविटी हो, चाहे या फिर वो फिजिकली हेल्थ हो, या फिर वो मेंटली हेल्थ हो, या फिर इमोशनली वेलबींग है। तो ये जो सारा चीज़ें ये कब देखने को मिलेगा,
जब कोई भी इंसान अच्छे से नींद ले रहा है उस टाइम देखने को मिलेगा। अगर नींद नहीं लेगा तो सिंपल सी बात है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो है सो वो इंसान वीक रहेगा। ठीक है, तो रिपीटेड साइकिल है, कॉम्प्लेक्स रिदमिक स्टेट है ये। स्लीप क्यों नीड है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या, कौन कौन सा फैक्टर है, तो फैक्टर के लिए हम लोग बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग रेस्ट एंड स्लीप, तो कौन कौन सा फैक्टर, जैसे कि सबसे पहले यहाँ दिया हुआ एज, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एज किसी भी चीज़ के लिए। तो जैसे कि एज है, कोई बहुत ज़्यादा उम्र दराज के इंसान है जैसे कि 65 है, 80 है, उन लोग को स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है, उन लोग को नींद बहुत कम आता है। ठीक है, मतलब बोला जाता है ना कि ओल्ड इज इक्वल टू बेबी, मतलब कि जो बुढ़ापा है ना वो बच्चे की जैसा है। उस टाइम जो है सो सारा बॉडी का फंक्शनिंग जो है सो अलग हो जाता है। तो उस टाइम में एक एज फैक्टर है जिसमें कि नींद नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसका बीपी का प्रॉब्लम है तो बीपी बढ़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा इंसान सोचेगा, ओवर थिंक करेंगे। ठीक है, तो एक एज जो है सो एक फैक्टर है। मोटिवेशन, कल्चरल, ऑक्यूपेशन, डाइटरी हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल, अल्कोहल, ये सारा चीज़ फैक्टर है। अब जैसे कि मेजर जो फैक्टर है जैसे कि एज हो गया, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मेडिकेशन हो गया। मेडिकेशन कैसे फैक्टर है, तो आप लोग बहुत ऐसा सुने होंगे कि मेडिसिन खाने के बाद पेशेंट को जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो बहुत सारा ऐसा मेडिसिन है जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि कोई भी पेशेंट है जिसको ये देखने को मिल रहा है, मेडिकेशन तो ले रहा है, मेडिकेशन लेने के बाद पेशेंट को देखने को मिला बहुत इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है, किसी भी तरीके का साइन सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो उस पेशेंट को कहीं ना कहीं स्लीप साइकिल वो डिस्टर्ब करेगा मेडिकेशन। डिजीज कंडीशन, कुछ ऐसा डिजीज कंडीशन है जिस बहुत सारा ऐसा डिजीज कंडीशन है जो कहीं ना कहीं स्लीप साइकिल ख़राब कर रहा है। या फिर आप बोल सकते हो डिजीज पेशेंट को हो रखा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बना रहता है कि तो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आगे क्या होगा, ठीक है, लाइफ में क्या होगा, इसी बहुत सारे चीज़ का जो भी साइकोलॉजिकल टेंशन है या फिर बोल सकते हो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है वो देखने को मिलेगा। और डिजीज कंडीशन में तो सबसे पहली बात कि पेशेंट प्रॉब्लम में ही रहेगा तो उसको नींद नहीं आएगा, या फिर पेन हो रहा होगा पेशेंट को, या फिर बॉडी में किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट रहेगा, तो उस कंडीशन में भी स्लीप, रेस्ट एंड स्लीप जो है सो डिस्टर्ब होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपको ऐसा फैक्टर है कि इन्वायरमेंट में जिस जगह पे रह रहा है पूरे रात शोरगुल हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण जो है सो जैसे होता है ना कभी कभी कि कुछ एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई कीड़ा है, या फिर वो इंसान को, या फिर बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह है जो कि स्लीप साइकिल ही नहीं सही होने देता है, पेशेंट सो ही नहीं पाता, या फिर कोई हेल्दी पर्सन में तो सो ही नहीं पाता, तो ये सारा फैक्टर है। स्मोकिंग है, स्मोकिंग करने वाले लोग को वैसे ही क्या होता है पेशेंट देखने को मिलता है कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहता है, नशा में रहता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट नशा में जाने के बाद बहुत सोता ही है, इरिटेशन भी होता है, इंसान का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी पेशेंट को फील होता है, या एनॉक्सियस हो जाता है, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं स्लीप साइकिल पे अफेक्ट होता है। कैफीन है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग स्टडी करते हो उस टाइम नींद आते तो कॉफ़ी पीते हो, क्योंकि उस टाइम नींद नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा है जो कुछ चीज़ें यूज कर रहा है जो कि नींद को कहीं ना कहीं दूर कर रहा है बॉडी से, या फिर बोल सकते हो जिसके कारण नींद नहीं आए, ठीक है, ऐसा कुछ चीज़ें जो है सो यूज कर रहा है पेशेंट, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो कैफीन हो, तो ये सारा चीज़ जो है सो फैक्टर है देखने को मिलेगा कि रेस्ट एंड स्लीप को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद लाइफ स्टाइल एंड हैबिट है, जो भी लाइफ स्टाइल और हैबिट है ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, जैसे कि लेट नाइट फ़ोन यूज करना, लॉन्ग टाइम तक स्क्रीन पे देखना, होता है ना कि बहुत नाइट तक कोई फ़ोन यूज करे तो फिर उसको नींद ही नहीं आता है, रेडिएशन क्योंकि डायरेक्ट आँख में जा रहा है, ये भी रीज़न हो सकता है। ये भी रीज़न हो सकता है कि जो मोबाइल का स्क्रीन है वहाँ पर कंटिन्यू देखने से भी पेशेंट को नींद नहीं आता है। फिजिकली एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करे तो उसको बहुत अच्छा स्लीप हुआ, क्योंकि मसल्स वर्क किया था और मसल्स जो है सो कहीं ना कहीं एक्टिव था, इसके कारण जो है सो अच्छी नींद आएंगे। फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा भी नहीं हो रहा है, तो वो इंसान को फिर बॉडी में पेन रहेगा, ETC देखने को मिलेगा। अगर कोई फिजिकली एक्टिविटी या डेली एक्सरसाइज कर रहा है तो उस इंसान को अच्छी नींद भी आते हैं। डाइटरी हैबिट, अगर कोई इंसान है जो रात में खाना ही नहीं खाए लेकिन, तो फिर उस टाइम क्या होगा पेशेंट को भूख लगेगा,
फिर उसका नींद टूटेगा, नींद डिस्टर्बेंस होगा। तो इसीलिए क्या करना है, डाइटरी हैबिट सही रखना है कि अगर डाइटरी हैबिट सही नहीं तो ये भी एक फैक्टर रेस्ट एंड स्लीप का। कोई इंसान है जो 7 बजे इवनिंग में खा ले रहा है, फिर वो 12 बजे सोने जा रहा है, तो उतने लंबे टाइम में उसका डाइजेशन हो जाएगा और उसको फिर भूख लगेगा और भूख के कारण उसको नींद नहीं आएगा। तो ये सब सारा जो है सो फैक्टर। ऑक्यूपेशन है, अब ऑक्यूपेशन दैट मीन्स कि कोई ऐसा जॉब है जो नाइट शिफ्ट में ही वर्क है, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ को आप ले लो, नाइट शिफ्ट में ही वर्क रहते हैं, उस टाइम में वो जो भी स्टाफ है उनका तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन है, क्योंकि वो उनका जॉब है, उनको जाना ही है। तो उस टाइम भी कहीं ना कहीं जो है सो ये चीज़ें चेंज मिलेंगे, कल्चर है। तो ये सब सारा चीज़ जो है सो स्लीप साइकिल जो है उसको अफेक्ट करने वाला है। जैसे कि मेडिकेशन ही देखिए, मेडिकेशन में बहुत सारा ऐसा मेडिकेशन होता है कि ये जैसे कि डायूरेटिक्स वगैरह, वैसे तो डायूरेटिक्स अवॉइड किया जाता है। वो अगर ऐसा हो सके तो कि पेशेंट में अगर पॉसिबिलिटी है कि नाइट में डायूरेटिक्स अवॉइड किया जाए तो अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो पेशेंट को जब डायूरेटिक्स चलेगा तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा, और बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा तो पेशेंट बार बार वॉशरूम जाएगा और बार बार उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा। तो ये, या फिर कोई टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहा है साइकोलॉजिकल, तो ये सारा फैक्टर कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रेस्ट एंड स्लीप को अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद क्या, प्रमोशन ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। प्रमोशन ऑफ रेस्ट एंड स्लीप में क्या होगा कि प्रमोशन एंड रेस्ट एंड स्लीप में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन है, नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रमोट रेस्ट एंड स्लीप, तो हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले स्किलफुल एंड विदाउट डिले अटेंडेंट टू नीड ऑफ द पेशेंट। स्किलफुल एंड विदाउट डिले मतलब कि जो भी पेशेंट है उसका हम लोग को क्या करना है, प्रमोट करना है रेस्ट एंड स्लीप। कैसे, तो एज ए स्टाफ नर्स आपको ऐसा स्किल होना चाहिए, ठीक है, कि आप किसी भी पेशेंट को नीड को एट अ टाइम पूरा करो, और नीड को पूरा करने के बाद पेशेंट को चीज़ें को समझाओ, काउंसलिंग करो, ठीक है। तो स्किलफुल एंड विदाउट डिले अटेंडेंट टू नीड ऑफ द पेशेंट मतलब क्या है कि स्किलफुल होना चाहिए, आप जो वर्क कर रहे हो वो स्किलफुल होना चाहिए, अच्छे वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट आपको बुला रहा है कि मेरे को नींद लगा है, आप दवा दे दो मैं सो जाऊँगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको डिले कर रहे हो, ठीक है, पेशेंट को अटेंड करने में ही आप लेट कर दे रहे हो। तो फिर इस टाइम क्या होगा, जो भी पेशेंट है उसका नींद अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेक श्योर देयर इज एडिक्वेट वेंटिलेशन। आपको देखना है कि आप जिस रूम में पेशेंट है या फिर जिस रूम में इंसान सो रहा है वहाँ का वेंटिलेशन क्या है, वहाँ पे एडिक्वेट हवा आ रहा है या नहीं, मतलब कि वहाँ का रूम का कंडीशन क्या है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए अच्छे स्लीप एंड रेस्ट के लिए। फिर बोल सकते हो रेस्ट एंड स्लीप को प्रमोट करने के लिए आपको एक अच्छा एडिक्वेट वेंटिलेशन का आवश्यक होती है। सेटअप द पेशेंट फॉर रेस्ट एट स्टैंडर्ड स्टेजेस। जो भी पेशेंट है उसको रेस्ट के लिए स्टैंडर्ड स्टेजेस देना है। अब ऐसा नहीं कि पेशेंट को आप बोलो कि नीचे में सो जाओ, तो उस टाइम पेशेंट का जो से रेस्ट एंड स्लीप प्रमोट नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट को कंफर्टेबल ही नहीं फील होगा, जिसके कारण पेशेंट जो है सो अच्छे से सो ही नहीं पाएगा, ठीक है। समय, चाहे वो समय हो पेशेंट को आराम करने का किसी भी समय, लेकिन उसको जो है सो एक अच्छे जगह पे या फिर बोल सकते हो अच्छा पोजीशन होना चाहिए जिसमें पेशेंट अच्छे से स्लीप करना चाहिए। तो सेट करना है पेशेंट फॉर द रेस्ट एट द स्टैंडर्ड स्टेजेस। फिर क्या, इन सीट रेस्ट बाय द स्टीमिंग शॉवर इन द इवनिंग मतलब कि पेशेंट को क्या बोलना है कि स्टीमिंग जो शॉवर होता है, जो बोलते हो ना आप लोग कि गर्म पानी का जो स्नान होता है शाम के टाइम में, तो उसके लिए प्रोत्साहित करना है। इनसाइड रेस्ट करना है मतलब कि पेशेंट को प्रोत्साहित करना है कि आप जो है सो इवनिंग के टाइम में स्टीमिंग शॉवर ले लो, जिसके कारण बॉडी रिलैक्स होगा और आपको नाइट में अच्छी नींद आएंगे। या फिर आप लोग ये डे टू डे लाइफ में फील किए होंगे कि बहुत ज़्यादा जब हरासमेंट होता है तो इंसान क्या करता है, हल्का वार्म पानी में अपना पैर को रखता है तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो ये कहीं ना कहीं रिलैक्सिंग टेक्निक है, इससे पेशेंट को क्या होता है, स्लीप और रेस्ट जो है वो प्रमोट होगा। प्लेस द कुशन एंड कंफर्ट डिवाइस करेक्टली टू इंश्योर कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना एंड पेशेंट को
तकिया प्रोवाइड करना है, कंफर्टेबल डिवाइस प्रोवाइड करना, मतलब कि एक अच्छा बेड प्रोवाइड करना है, एक अच्छा पिल्लो प्रोवाइड करना है, कुशन प्रोवाइड करना है, जिससे पेशेंट फ्रीली अच्छे से सही ढंग से, ठीक है, जो भी कुशन है उसको के मदद से वो अच्छे से नींद ले सके। उसके बाद क्या है, ऑफर बेड पेन और यूरिनल नॉट लॉन्ग प्रायर टू हीलिंग टू स्लीप। पेशेंट को बेड पेन प्रोवाइड करना, सोने जाने से कुछ समय पहले बेड पेन या यूरिनल का जो है सो उसको बताना है कि अगर आपको यूज करना है बेड पेन या फिर यूरिनल तो आप यूज कर लो। मतलब कि पेशेंट को अगर वॉशरूम जाना है या फिर उसको जो है सो टॉयलेट जानी है तो वो चीज़ क्या करना है, पेशेंट को पहले ही पूछ लेनी है। ये कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा स्लीप को और रेस्ट को। क्योंकि पेशेंट को अगर बार बार नींद खुलेगा तो उसका रेस्ट और स्लीप तो डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज का टाइप, ठीक है। एक्सरसाइज क्या है या फिर टाइप एंड बेनिफिट क्या है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे एक्टिव जो है सो ये होता है, एक्सरसाइज होता है, पैसिव एक्सरसाइज होता है। तो ये क्या है, ठीक है, एक्टिव और पैसिव जो एक्सरसाइज है वो क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज के बारे में अब कि क्या क्या इसमें दिया गया है जो हम लोग को पढ़ना है। तो एक्सरसाइज के टाइप में सबसे पहले एक्सरसाइज इज डिफाइंड एज एन एक्टिव एक्सरशन ऑफ मसल्स इन्वॉल्विंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ मसल्स ग्रुप। मतलब कि जो भी इंसान है उसको एक्टिव एक्सरशन ऑफ मसल्स करना है, जिसमें कि इन्वॉल्व होना चाहिए रिलैक्सेशन ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो भी मसल्स का ग्रुप है उसमें ये होना चाहिए कि पेशेंट को मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए और रिलैक्सेशन होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है, अगर किसी इंसान का मसल्स कॉन्टैक्ट और रिलैक्सेशन हो रहा है तो जो पेशेंट है उसके बॉडी का ये एक्सरसाइज हो रहा है एक टाइप से, ठीक है, और वो इन्वॉल्व कर रहा है उसमें मसल्स को, और वो एक्टिवली की पेशेंट खुद से कर रहा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज इज डिफाइंड एज एन एक्टिव एक्सरशन ऑफ मसल्स इन्वॉल्विंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। मतलब कि जो पेशेंट है या फिर जो भी इंसान है उसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना अपने मसल्स के ग्रुप के। मतलब कि बोल सकते हो कि आप जो भी पेशेंट है उसके बॉडी को क्या करना है, रिलैक्स करने के लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। उसके बाद क्या, वेरियस टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, बहुत सारे टाइप का एक्सरसाइज है, कैन प्रोड्यूस डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट। जैसे कि एक्टिव हो या फिर पैसिव हो, ऐसे बहुत सारे टाइप के एक्सरसाइज है जो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेनिफिट। मतलब कि जो भी पेशेंट है उसको बेनिफिट किस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। मतलब कि पेशेंट को मेंटली भी और बॉडी के फंक्शन के तरीके से भी ये जो है सो हेल्प कर रहा है। अब कैसे हेल्प कर रहा है आगे हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 मेजर टाइप। एक्सरसाइज को 2 जो है सो मेजर टाइप में डिवाइड किया है। पहला है, वन इज द बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। पहला जो है सो वो क्या है कि मसल्स जो है सो व्यायाम के दौरान होने वाले मांसपेशियां का जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस पे आधारित है। मतलब कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज करने टाइम जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पहला उसके बेस पे टाइप है। दूसरा है कि एक्सरसाइज एंड द सेकेंड इज द बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट ऑकरिंग एंड हेल्थ बेनिफिट अचीव्ड। मतलब कि एक टाइम क्या हो रहा है, बॉडी का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक टाइम क्या हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। जो पहला है उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है उस पर आधारित है, और दूसरा जो बॉडी का मूवमेंट है उस पे आधारित है। मतलब कि पेशेंट का जो बॉडी है वो कितना चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और दूसरा है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कितना कर रहा है। तो ये 2 मेजर टाइप है कि मसल्स कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा कि मूवमेंट कितना हो रहा है बॉडी का। तो ये दोनों मेजर टाइप है। उसके बाद आगे क्या है कि एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज क्या है।
एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक्टिव पैसिव जो एक्सरसाइज होता है, एक्टिव एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होता है जिसमें रोगी खुद से मतलब कि अपने जॉइंट को मूवमेंट करवाएगा, मतलब कि पेशेंट एम्बुलेटरी है। एक्टिव एक्सरसाइज जो है सो क्या है, इन्वॉल्व रहता है इंडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट बाय द पेशेंट। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज है उसमें एक्टिव जो एक्सरसाइज है वो क्या होता है, पेशेंट खुद से कर सकता है, खुद के बॉडी को खुद चला सकता है। जैसे कोई एम्बुलेटरी पेशेंट है, आप उसको बोलो कि बाबा जी आप मॉर्निंग में डेली थोड़ा सा वॉकिंग कर लेना, तो वॉकिंग कर लेना मतलब कि वो खुद से चलेंगे, उसके बॉडी खुद से मूवमेंट करेंगे, वो खुद से अपने जॉइंट को मूवमेंट करवा रहा है, तो वो क्या है, एक्टिव एक्सरसाइज है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिव एक्सरसाइज आर दोज व्हिच इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट बाय द पेशेंट। अगर पेशेंट खुद से एक्सरसाइज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एक्सरसाइज। वही है वेयर एज द पैसिव एक्सरसाइज इन्वॉल्व द सपोर्ट ऑफ नर्स और हेल्थ केयर मेंबर। पैसिव एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि आप एज ए स्टाफ नर्स उसको एक्सरसाइज करवा रहे हो, मतलब या फिर कोई हेल्थ प्रोवाइडर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, वो एक्सरसाइज करवा रहे हैं। कोई भी हेल्थ केयर मेंबर मतलब कि पेशेंट खुद से एबल नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, पेशेंट एम्बुलेटरी नहीं है, पेशेंट खुद से चल फिर नहीं सकता है, खुद से जॉइंट को मूवमेंट नहीं करवा सकता। मतलब कि वैसे पेशेंट जो बेड रिडन है बट बॉडी में तो सर्कुलेशन चाहिए, बॉडी को तो रिलैक्सेशन चाहिए, बॉडी को तो रेस्ट चाहिए, तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या करना है, पैसिव एक्सरसाइज परफॉर्म करवाना है। ये दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्टिव एक्सरसाइज क्या होता है और पैसिव एक्सरसाइज क्या है। तो एक्टिव दैट मीन्स कि पेशेंट खुद कर रहा है एक्सरसाइज, बॉडी को मूवमेंट खुद करवा रहा है। पैसिव दैट मीन्स कि उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है सो पर एक्सरसाइज करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस एंड प्रमोशन हम लोग देखेंगे। तो इम्पोर्टेंस एंड प्रमोशन में क्या है, सबसे पहला क्या है, द ह्यूमन बॉडी वाज डिजाइंड फॉर मोशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ फंक्शनिंग। इंसान का जो बॉडी बना है उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट का बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए, मोशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ये एसेंशियल है हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। बॉडी को अगर अच्छे से काम करवाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पेशेंट के बॉडी का एक्सरसाइज होना एंड मूवमेंट होना। द इफ़ेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन मेजर बॉडी सिस्टम आर एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग सेक्शन। हम लोग देखते हैं सेक्शन वाइज यहाँ पे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। अगर एक्सरसाइज कर रहे हो ओवर टाइम रेगुलर एक्सरसाइज लीड टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन। अगर आप जो है सो एक्सरसाइज कर रहे हो तो सांस लेने में अच्छी सहायता मिलेगी, डिक्रीज होगा वर्क ऑफ ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग का एक काम बना हुआ है बॉडी पे वो नहीं रहेगा, तो वो डिक्रीज होगा, अच्छे से वेंटिलेशन होगा, इम्प्रूव होगा एल्वेओलर वेंटिलेशन, मतलब कि इम्प्रूव एल्वेओलर वेंटिलेशन। जो भी एल्वेओलाई है वो जो काम कर रहा है वो काम अगर एक्सरसाइज होगा बॉडी में तो देखने को मिलेगा कि जो भी पेशेंट है वो अच्छे वर्क होगा। इम्प्रूव एल्वेओलर वेंटिलेशन मतलब कि पेशेंट को सांस लेने में इजी होगा, इम्प्रूव होगा उसका वेंटिलेशन। इम्प्रूव डायफ्रामेटिक एक्सक्रेशन, पेशेंट का जो भी डायफ्राम काम कर रहा है वो अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये सारा जो है सो क्या है, कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है और इम्प्रूव कर रहा है हम लोग को ऑक्सीजनेशन में, इम्प्रूव होगा डायफ्रामेटिक जो भी बेहतर होगा, जो भी भ्रमण है वो बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट कौन सा है, कार्डियोवास्कुलर एंड मस्कुलर। ये चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, कार्डियोवास्कुलर एंड मस्कुलोस्केलेटल में क्या देखेंगे कि अगर पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो पेशेंट के बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, इम्प्रूव मिलेगा एफिशिएंसी ऑफ हार्ट अच्छे से वर्क कर पाएगा, जो वेनस रिटर्न है वो हो पाएगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, हार्ट रेट मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो हृदय की जो गति है वो सारी चीज़ें जो है जो भी कार्डियो से रिलेटेड है वो सारा चीज़ अच्छा देखने को मिलेगा। पूरे शरीर में जो देखने को मिलेगा कि रक्तचाप जिसको आप लोग बीपी बोलते हो वो चीज़ मेंटेन रहेगा, इम्प्रूव होगा वेनस रिटर्न, शरीर में जो ब्लड है ना कि इधर से उधर जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, वो सब अच्छे से हो पाएगा। इंक्रीज होगा सर्कुलेटिंग फाइब्रिनो
लाइसिन, मतलब कि जो भी पेशेंट है उसमें देखने को मिलेगा जो फाइब्रोलाइसिन है, ये रक्त में जो ब्लड में थक्के को घुलने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो कब हो रहा है, जब पेशेंट का बॉडी अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छे से मूवमेंट कर रहा था। उसके बाद है मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम, तो कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन मतलब कि जो पेशेंट है जो ज्वाइंट है उसका कोऑर्डिनेशन होगा अच्छे से वर्क करने के लिए। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में सुधार आएंगे। साथ ही साथ क्या है, बोन जो है सो बोन लॉस हो रहा है उसमें मजबूती बनी रहेगी। साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा, कीमोथेरेपी जो भी पेशेंट है उसको जो चल रहा है, तो जैसे कि रिसर्च स्टडी हैव द फाउंड दैट एक्सरसाइज आल्सो बीन एसोसिएटेड विथ मिनिमाइजिंग बोन ड्यूरिंग केमोथेरेपी। जब केमोथेरेपी चलता है ना तो पेशेंट का बोन जो है सो वीक पड़ जाता है, लेकिन अगर पेशेंट एक्टिव है तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ये मिनिमाइज हो जाएगा और ठीक रहेगा, पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में जो सो हेल्प मिलेगा। डाइजेस्टिव मतलब कि सारा सिस्टम, जितना भी सिस्टम आप पढ़ रहे हो ना, सारे पे एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, डाइजेस्टिव में क्या होगा, भूख लगेगा पेशेंट को, एपेटाइट इज इम्प्रूव, पेशेंट को भूख नहीं लगता था लेकिन अब बॉडी वर्क कर रहा है तो जिसके कारण जो है सो भूख लगेगा पेशेंट को। इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी नहीं हो पा रहा था वो मोटिलिटी होगा पेशेंट में। इंक्रीज होगा टोन, इंक्रीज थस इम्प्रूव डाइजेशन एंड एलिमिनेशन, जो भी पेशेंट को डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा था वो डाइजेशन होगा। इंटेस्टाइनल टोन बढ़ेगा, इंटेस्टाइनल जो है सो वर्क है वो सही से होगा। साथ ही साथ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इजीली एलिमिनेशन होगा। वेट में भी कंट्रोल, पेशेंट का वेट कंट्रोल रहेगा, पेशेंट का बॉडी फिट रहेगा। पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा फैटी डाइट ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी ये अच्छे से फैट टूटेगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इस तरीके से। मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या इंक्रीज करेगा, ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन, जो अभी जस्ट आप लोग को बताएं कि जो भी ट्राइग्लिसराइड है, जो भी फैट है बॉडी में उसका ब्रेकडाउन होगा और बॉडी अच्छा मेंटेन रहेगा। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, पेशेंट का जो बॉडी में हीट प्रोडक्शन है वो सही रहेगा, इंक्रीज होगा। साथ ही साथ इंटेगोमेट्री सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, तो इंक्रीज सर्कुलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम रेगुलर एक्सरसाइज, नरिश रहेगा स्किन। अगर अच्छे एक्सरसाइज हो रही है ना स्किन को, तो स्किन को भी ताकत मिलती है, वो भी ग्लो करता है। एक्सरसाइज हो तो नरिशमेंट प्रोवाइड होता है, सप्लाई अच्छा होता है जिसके कारण पेशेंट का बॉडी ग्लो करता है, जिसके कारण पेशेंट के बॉडी में नरिशमेंट रहता है। रेगुलर एक्सरसाइज एड्स प्रमोटिंग ओवरऑल जनरल हेल्थ ऑफ स्किन, जनरली देखने को मिलेगा कि अगर कोई इंसान है एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका जो ओवरऑल स्किन है वो हेल्दी रहेगा। साइकोसोशल वेलबींग रहेगा। यूरिनरी सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, साइकोसोशल वेलबींग कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि अगर पेशेंट वर्कआउट कर रहा है तो उसको अच्छा नींद आएगा, इम्प्रूव होगा स्लीप, और अगर स्लीप इम्प्रूव होता है तो जो पेशेंट है उसको ये देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा रेस्ट एंड स्लीप जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मेंटेन होगा। साथ ही साथ क्या इंक्रीज एनर्जी एंड वाइटलिटी, पेशेंट को एनर्जी भी अच्छे से मिलेंगे। अब एनर्जी कैसे अच्छे से मिलेंगे, तो जो भी पेशेंट है उसमें ये देखने को मिलेगा कि अगर वो उसका फैट टूट नहीं रहा है तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, और वो अगर फैट का डिपोजिशन होगा तो एक बीमारी में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो बीमारी हो जाएगा आगे जाके देखने में, जैसे कि MI वगैरह हो गया, CAD देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ कब होगा, जब पेशेंट का जो है सो कहीं ना कहीं बॉडी में फैट का डिपोजिशन हो जा रहा है। इम्प्रूव रहेगा सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब कि पेशेंट को एक स्ट्रेंथ फील होगा। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। साथ ही साथ क्या है, इम्प्रूव जनरल वेलबींग, जो भी पेशेंट है उसको जनरल वेलबींग होगा। ओवरऑल देखा जाए तो पेशेंट को टेंशन से फ्रीडम मिलेगा, बॉडी स्ट्रेस से फ्री हो जाएगा अगर कोई इंसान डेली जो है सो एक्सरसाइज कर रहा है या फिर उसका जो है सो मेंटेन है स्लीप एंड रेस्ट। तो उसके बाद क्या इम्प्रूव होगा अपीयरेंस, बॉडी इमेज। ठीक है, इंक्रीज होगा पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर। यूरिनरी सिस्टम देखते हैं, यूरिनरी सिस्टम में क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज ब्लड फ्लो, अगर डेली कोई अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है उसका मसल्स जो है सो अच्छा वर्क करेगा। साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो इंक्लूडिंग द इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। किडनी देखने को क्या मिलेगा कि जो भी किडनी है वहाँ का ब्लड सप्लाई अच्छा होता है तो किडनी अच्छे से वर्क करेगा।
अगर ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं तो किडनी में अपना वर्क नहीं करेगा, या फिर कोई भी ऑर्गेन जो है सो वर्क नहीं करेगा अच्छे से, क्योंकि एक ऑर्गेन को काम करने के लिए ब्लड और ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यक होती है। इसीलिए दिस अलाउ द किडनी टू मेंटेन द बॉडी फ्लूइड बैलेंस, एसिड एंड बेस। जैसे कि आप लोगों को पता है मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, ठीक है। बहुत सारी किडनी जो है सो एसिड बेस बैलेंस कर रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर एसिड बेस बैलेंस नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें एबनॉर्मल होंगे, वाइटल अनस्टेबल हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर किडनी वर्क नहीं करेगा तो बॉडी के अंदर जो है सो वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाएगा, वेस्ट जो है सो यूरिन और स्टूल के थ्रू बाहर नहीं आएगा। तो ये सारा जो काम है वो किसके कारण हो रहा है? मसल्स का मूवमेंट के कारण, एक्सरसाइज के कारण। आप लोग सुने होंगे कि अगर कुछ ऐसा, बहुत सारा ऐसा डिजीज है जिसमें बोला जाता है कि एक्सरसाइज जो है सो नेसेसरी है, जैसे कि पीसीओडी हो गया, या फिर कोई भी पेशेंट जैसे कि सीओपीडी ही किसी पेशेंट को, तो बोला जाता है ना ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। फिर फिजिकली फिट रहने के लिए रेस्ट एंड स्लीप अच्छे के लिए क्या चाहिए? बॉडी का मूवमेंट चाहिए, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। उसके बाद क्या है, हम लोग देखते हैं कि नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है इसका। तो नर्सिंग इम्प्लीकेशन में क्या? एक्सरसाइज एंड स्पेशल कंसंट्रेशन। एक्सरसाइज जो है सो स्पेशल कंसंट्रेशन किस चीज़ का है? तो देखने को मिलता है कि वो मैन ओल्डर देन 45, वैसा पेशेंट जो बहुत ज़्यादा एज के हो गए हैं या फिर एक एज के हैं, तो उस लोग में तो एक्सरसाइज नेसेसरी है ही, ठीक है। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि बॉडी का कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी ऑलरेडी वीक पड़ रहा है, फैमिली हिस्ट्री है कि हार्ट डिजीज है बिफोर 45, तो मेन एंड 65 ईयर इन वोमेन। अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री है कि किसी को एक एज जाने के बाद उसको ये चीज़ देखने को मिलता है, तो उससे पहले बॉडी को सतर्क रखा जाएगा। मतलब कि अगर देखने को मिल रहा है कि ये चीज़ जेनेटिक आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं? कोप अप कर सकते हैं फिजिकली एक्टिव होके। या फिर कोई पेशेंट है जिसको हाई बीपी है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सारा चीज़ बहुत हद तक रिड्यूस हो सकता है एक्सरसाइज से, ठीक है। अगर एक्सरसाइज अच्छे रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को मेडिकेशन से रिलीफ मिल सकता है लाइफ में, अगर वो फिजिकली एक्टिव है तो। उसके बाद क्या? इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस। मतलब कि देखा जाए तो बीमारी का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंसान का एक्टिव होना अपने लाइफ में। एक्टिव दैट मीन्स ये नहीं कि सुबह उठ के खाना खाना, सुबह उठ के रूटीन फॉलो करना, ये चीज़। उसके बाद क्या है? प्रमोशन ऑफ एक्सरसाइज, जिसके बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, वही चीज़। प्रमोशन ऑफ एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज आउट ऑफ टू अरेंज बाय द एज, सेक्स एंड स्टेट ऑफ द पेशेंट। एक्सरसाइज जो है कहीं न कहीं आउटक देखने को मिलता है, अरेंज्ड देखने को मिलता है किस चीज़ पे? एज पे, सेक्स पे एंड स्टेट ऑफ द पेशेंट। मतलब कि पेशेंट जो है सो वो किस एज का है, साथ ही साथ मेल है या फिर फीमेल है, स्टेट ऑफ द पेशेंट क्या है, ये सारे पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। और यहाँ से देखने को मिल रहा है कि प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट कैसे होगा? ठीक है, तो सबसे पहले कि जो भी व्यायाम की आवश्यक है या फिर व्यवस्था है, उम्र है, उनकी स्थिति है, उसके अनुसार की जानी चाहिए। मतलब जो भी पेशेंट है उसको देखना है कि किस एज का है, ठीक है, किस स्टेट का है। स्टेट मतलब ये नहीं कि इस स्टेट का और इस स्टेट का है, मतलब कि जो जैसे कि बिहार का, ये यूपी का, ये चीज़ नहीं देखना है। मतलब कि स्थिति क्या है उसका, ठीक है, ये देखना है। उसका कंडीशन बोल सकते हैं कि कंडीशन देखना है। उसके बाद द रूम शुड बी ऑल वेंटिलेटेड, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि जो रूम होना चाहिए पूरे तरीके से हवादार होना चाहिए। उसके बाद ओवर फैटिग शुड बी अवॉइडेड। अगर कोई पेशेंट है जिसको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा फैटिग हो रहा है तो उससे बचना है। अत्यंत थकान नहीं होना चाहिए पेशेंट को। अगर ओवर फैटिग है तो हो सकता है पेशेंट गिर जाए, इसीलिए कभी भी ऐसे कंडीशन में प्रमोट नहीं करना है कि आप एक्सरसाइज करो, आप एक्सरसाइज करो। पहले आप रेस्ट कर लो, देन आफ्टर एक्सरसाइज करना। मरीज को बोलना है कि जो भी ड्रेसअप है वो जो है सो एकदम लूज पहने, ठीक है, नहीं तो एक्सरसाइज के टाइम में हो सकता है कि रैशेस हो या फिर कहीं देखने को मिल सकता है कि बहुत ज़्यादा बॉडी जो है सो कंप्रेस हो जाए, मतलब कि जो बॉडी है वहाँ पे स्ट्रेच वगैरह आ जाए। इसीलिए बॉडी फ्री होना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, ठीक है।
उसके बाद क्या है, असिस्ट द पेशेंट विद परसेविंग इंडिविजुअल एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज। पेशेंट को असिस्ट करना है, परसेविंग करना है एक्सरसाइज के लिए, कि जो भी अगर पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको उसके लाभों को समझाना है, मरीज को सहायता करना है कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे एक्सरसाइज करो, आपके लिए ये बेनिफिट है, मतलब कि गाइड करना है। रिकॉग्नाइज द बॉडी टू एक्टिव वर्क एंड हाउ टू बीट देम। पेशेंट को जो है सो बताना है कि ये बॉडी मतलब कि एक्सरसाइज कैसे करना है, उसको लिमिटेशन बताना है, उसको सीमाओं को पहचान करवाना है, ठीक है, पूरे तरीके से उसको समझाना है तरीके कि कैसे एक्सरसाइज करना है, बाउंड्री बताना है कि कैसे क्या वर्क करेगा बॉडी इटी से। उसके बाद है सेट लिटिल अटेंडेबल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि छोटे और पर्याप्त करने के योग्य लक्ष्य निर्धारित करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है सो दूसरा टॉपिक है बॉडी मैकेनिज्म। बॉडी मैकेनिज्म क्या है, बॉडी मैकेनिज्म इज द यूटिलाइजेशन ऑफ करेक्ट बॉडी मसल्स टू कंप्लीट ए टास्क सेफली एंड इफेक्टिवली विदाउट अनड्यू स्ट्रेन ऑन एनी मसल्स और जॉइंट। मतलब कि जो भी बॉडी मैकेनिज्म है इसका अर्थ ये होता है किसी भी कार्य को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक यूटिलाइजेशन जो है सो पूरे करने के लिए शरीर की सही तरीके से जो है सो मसल्स का यूज करना, करेक्ट मसल्स का यूज करना, ताकि किसी भी तरीके से मसल्स में अनड्यू मतलब कि अनावश्यक खिंचाव नहीं हो, या फिर किसी भी तरीके से स्ट्रेन न हो। मतलब कि स्ट्रेन मतलब क्या होता है, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है सो देखने को ना मिले कि पेशेंट को स्ट्रेन हो गया है, फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप ऐसे एक्सरसाइज करो जिसके कारण जो है सो देखने को मिल रहा है मसल्स बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, तो वैसे नहीं होना चाहिए। बॉडी मैकेनिज्म यूटिलाइज करना एक करेक्ट तरीके से, करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट में, ठीक है, कंप्लीट टास्क सेफली, मतलब कि आप बॉडी मैकेनिज्म करो तो सेफली करो। ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो जैसे मूवमेंट नहीं हो रहा बॉडी उसको आप ज़बरदस्ती मूवमेंट करो, अनड्यू कर रहे हो, मतलब कि फिर पेशेंट को दिक्कत होगा देखने में। उसके बाद क्या है, पेशेंट के डे टू डे लाइफ में देखने को मिलेगा कि प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आ गया दैट मीन्स कि जो है सो उसका बॉडी ही सेफ नहीं रहेगा। मतलब अगर कोई पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है वो सही तरीके से नहीं कर रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, इंजरी हो जाएगा, स्ट्रेन हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, बॉडी मैकेनिज्म अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग बोले बॉडी मैकेनिज्म इज द यूटिलाइज करेक्ट बॉडी मसल्स, करेक्ट बॉडी मसल्स यूज करना है टू कंप्लीट टास्क सेफली एंड इफेक्टिवली विद अनड्यू स्ट्रेन ऑन एनी मसल्स और जॉइंट, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो पर्पस है बॉडी मैकेनिज्म का, क्या पर्पस है, तो इसका यही पर्पस है कि टू प्रोवाइड मैक्सिमम बॉडी कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन। बॉडी मैकेनिज्म क्यों मेंटेन होता है, क्यों किया जाता है, कंफर्ट के लिए और बॉडी को रिलैक्स के लिए। दूसरा एड इज नॉर्मल बॉडी फंक्शन, जो बॉडी फंक्शन है वो नॉर्मल हो, इसीलिए मेंटेन रहे, फंक्शनिंग अच्छे रहे इसीलिए। टू कंजर्व मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एनर्जी बाय प्रिवेंटिंग अननेसेसरी स्ट्रेन, अननेसेसरी स्ट्रेन ना हो इसीलिए पेशेंट को क्या करना है, कंजर्व करना है, मैक्सिमम एनर्जी पॉसिबल करवाना है। मतलब कि जो बॉडी मैकेनिज्म है अगर वो मेंटेन रह रहा है तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि कंजर्व हो रहा है मैक्सिमम एनर्जी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद है टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर एंड न्यूरोमस्कुलर डिफॉर्मिटी एंड कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि आप लोग को पता होगा ना कि बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जाता है कि आप एक्सरसाइज करो आपका मसल्स अच्छा रहेगा, या फिर आप एक्सरसाइज करो ठीक हो जाएगा चीज़ें। तो पेशेंट को प्रिवेंट किस चीज़ से कर रहा है, कॉन्ट्रैक्चर न्यूरोमस्कुलर होता है ना, कभी कभी बॉडी में स्पाजम आने लगता है, ठीक है, पैरालिसिस का कंडीशन वगैरह में, उस टाइम में बहुत ज़्यादा नीड रहता है मसल्स का अच्छे से सर्कुलेशन का, या फिर बोल सकते हैं कि मसल्स का वर्क करने का। तो उस टाइम जो सो न्यूरोमस्कुलर डिफॉर्मिटी एंड कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट बच सकता है, तो इसीलिए बॉडी मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। उसके बाद प्रिंसिपल क्या है इसका, तो इसका प्रिंसिपल देखेंगे तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिज्म। तो पहला है इरेक्ट पोस्चर करेक्ट अलाइनमेंट, मतलब कि करेक्ट बोल सकते हैं, करेक्ट अलाइनमेंट, ठीक है। इरेक्ट पोस्चर मतलब कि सही तरीके से, करेक्ट अलाइनमेंट,
करेक्ट अलाइनमेंट मतलब कि क्या होगा, डेवलप ए हैबिट ऑफ इरेक्ट पोस्चर। करेक्ट अलाइनमेंट स्लगिंग कैन स्टेन नेक एंड मसल बैक मसल्स। ठीक है, मतलब कि इसमें ये बताया गया कि जो होता है पेशेंट का मसल्स है उसको सही ढंग से स्ट्रेच करना है। सही ढंग से अगर आप स्ट्रेच नहीं करोगे तो स्ट्रेन देखने को मिलेगा, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स देखने को मिलेगा, जिसके कारण पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है नेक में या फिर बैक में। जैसे कि कोई पेशेंट बैठा हुआ है और वो नेक को बहुत ज़्यादा नीचे की ओर फ्लेक्स किया है तो उसका जो पीठ का मसल्स है, बैक का मसल्स है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगा। ठीक है, झुककर बैठने के कारण। तो ये जो है सो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि ये एक्यूरेट या फिर इरेक्ट पोस्चर नहीं है, करेक्ट अलाइनमेंट नहीं है। अगर करेक्ट अलाइनमेंट यूज करना है तो कोई चेयर पे बैठ रहा है तो सपोर्ट के लिए अपने बैक को क्या करना है, जो चेयर के पीछे वाला हिस्सा हो तो उस पर सपोर्ट करना है। उससे क्या होगा, जो भी पेशेंट है उसका करेक्ट अलाइनमेंट होगा, इरेक्ट पोस्चर बोलेंगे उसको। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल से समझाया गया है, व्हेन सिटिंग यूज द चेयर बैक टू सपोर्ट द होल स्पाइन कीपिंग द शोल्डर बैक पुट रिलैक्स। जो अभी मैं बताई हूँ कि कोई पेशेंट चेयर पे बैठा है तो अपने बैक को सपोर्ट करेगा चेयर से तो बॉडी रिलैक्स होगा, अच्छे से स्पाइन स्ट्रेच होगा, होल जो स्पाइनल कोड है वो सही ढंग से रहेगा। ठीक है, नहीं तो क्या देखने को मिलेगा, जो पेशेंट है उसको वो स्ट्रेन हो सकता है फिर स्प्रेन हो सकता है। यूज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स। Use the longest and strongest muscles of the arm and leg to help and provide the strength needed strenuous activity। होता है क्या, कभी कभी जो भी लॉन्ग बोन होता है या फिर जो लॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो कहीं ना कहीं जैसे कि आर्म और लेग में होता है तो ये हेल्प कर रहा है स्ट्रेंथ देने में। लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से यूज करोगे तो सिंपली तरीका से वो घायल हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं सिंपली तरीका से वो कहीं ना कहीं ये जो है सो इंजरी हो सकता है। खास करके जो भी लॉन्ग बोन है या फिर स्ट्रॉन्ग जो भी मसल्स वगैरह वहाँ पे तो इंजरी ना हो, इसीलिए क्या करना है, अच्छे तरीके से यूज करना है अपने लॉन्गेस्ट बोन को या फिर लॉन्गेस्ट मसल्स को या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स को। मसल्स द बैक आर लेस स्ट्रॉन्ग एंड मोर इजीली इंजरी। जो बैक का मसल्स होता है वो बहुत ज़्यादा जो है सो लेस स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब कि कम शक्तिशाली होता है, जिसके कारण वो इजीली क्या हो जाएगा, देखने को मिलेगा कि इंजरी हो जाएगा। इसीलिए अच्छे तरीके से यूज करना। इजीली इंजरी व्हेन यूज इम्प्रॉपर। अगर कोई अपने मसल्स को लॉन्गेस्ट मसल्स हो या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स को इजीली मतलब इम्प्रॉपर तरीके से यूज कर रहा तो मतलब कि देखने को मिल सकता है कि उसको वहाँ पे स्ट्रेन या स्प्रेन हो जाए या फिर स्ट्रेनियस एक्टिविटी देखने को मिलेगा। तो ये क्या था, ये प्रिंसिपल था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिज्म में नेक्स्ट क्या है, यूज द इंटरनल ग्रिडल एंड लॉन्ग मिडरीप है। तो इसी में वही हो रहा है कि इट हेल्प टू स्टेबलाइज द पेल्विक एंड प्रोटेक्ट द एब्डोमिनल विसेरा व्हेन द रीचिंग स्टॉपिंग लिफ्टिंग और पुलिंग। जब पेशेंट जो है सो लिफ्टिंग करता है या फिर पुलिंग करता है, स्टॉपिंग करता है तो इस टाइम में देखना है कि जो एब्डोमेन है, एब्डोमिनल मसल्स है फिर पेल्विक मसल्स है, उसको सेफली यूज करना है। मतलब ऐसा नहीं कि ओवर स्ट्रेचिंग करना है, बहुत ज़्यादा जो है सो लिफ्टिंग कर लेना या फिर पुलिंग कर लेना। उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं पेशेंट को देखने को मिल सकता है इंटरनल जो ग्रिडल है वहाँ पे इंजरी हो सकता है। इंटरनल ग्रिल इज मेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ग्लूटियल मसल। जो भी ग्लूटियल मसल्स इन द बटक में जो ग्लूटियल मसल्स है डाउनवर्ड एंड द एब्डोमिनल मसल्स अपवर्ड। इट इज द हेल्प फर्दर बाय मेकिंग लॉन्ग मिडरीफ बाय स्ट्रेचिंग द मसल्स द वेस्ट। हो सकता है कि ये जो चीज़ है पेल्विक मसल्स है फिर ग्लूटियल मसल्स है, इसमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है कि किसी भी तरीके से स्ट्रेचिंग के कारण पेशेंट को प्रॉब्लम देखने को मिले। तो ये प्रॉब्लम नहीं हो इसीलिए क्या किया जाएगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं करना है मसल्स को, नहीं तो देखने को मिल सकता है कि मसल्स प्रॉब्लम में जा सकता है।
खास करके जो भी इंटरनल गर्डल में ग्लूटियल मसल्स है, इसके जो नीचे की ओर जो है और पेट की जो भी मसल्स है ऊपर की ओर देखने को मिलता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बनाया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे अगर ओवर स्ट्रेचिंग होगा तो इंजरी देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल क्या क्या है इसका बॉडी मैकेनिज्म का, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कीप ड्राई सरफेस, साथ ही साथ मैनेजेबल लोड रखना है। मतलब कि जो भी पेशेंट है उसको बॉडी मैकेनिज्म का प्रिंसिपल ध्यान में रखते हुए कोई भी वर्क करना है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे ना कि जो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कोई सिलेंडर उठा रहे हैं या फिर पेशेंट को शिफ्ट करना है वन बेड टू अनदर बेड या फिर स्ट्रेचर, तो उस टाइम हमेशा लोग नी से बेंड करता है, कमर से बेंड नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कि जब पेशेंट को आप जो स्ट्रेचर पर लिफ्ट कर रहे हो तो पेशेंट का तो बॉडी वेट रहता है अच्छा खासा, तो पेशेंट आपको बेंड कहाँ से होना है, तो बेंट होना होता है नी से। अगर आप कमर से बेंट होगे तो बैक का मसल जो है थोड़ा कम स्ट्रांग होता है, लेस स्ट्रांग होता है, तो जिसके कारण बैक इंजरी हो सकती है या कमर में पेन हो सकता है। इसीलिए हमेशा कहाँ से बेंट करना चाहिए, नी से बेंट करना चाहिए। उसके बाद क्या है, कीप सरफेस ड्राई, मेक श्योर द सरफेस इज ड्राई। हमेशा सरफेस ड्राई होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। मूविंग एन ऑब्जेक्ट टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। अगर ऐसा नहीं रह रहा है तो बॉडी मैकेनिज्म जो है सो वहाँ पे कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। किस तरीके से, तो फ्रिक्शन होगा रफली तरीके से, और जब ये फ्रिक्शन होगा तो देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे स्किन का इंजरी होगा। जब ये इंक्रीज प्रेशर बढ़ेगा, वेट सरफेस रहेगा और वहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो देखने को मिल सकता है कि कोई भी बॉडी पार्ट हो वहाँ पे जो बेड सोर है वैसे वुंड देखने को मिल सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कि बेड सोर हो सकता है। मैनेजेबल लोड क्या है, ब्रेकअप द हैवी लोड इनटू स्मॉलर लोड, टेक ब्रेक फ्रॉम लिफ्टिंग और मूविंग टू रिलैक्स एंड रिकवर। अगर बहुत ज़्यादा लोड है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी पेशेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें जिसको वेट लिफ्ट करना है या फिर उठाना है, तो उस टाइम क्या करना है, थोड़ा सा लिफ्टिंग और मूविंग सही तरीके से करना है, ब्रेक लेके करना है। साथ ही साथ स्मॉलर लोड लेना है, छोटे छोटे अमाउंट में चीज़ें को जो है सो ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है। पहले लिफ्ट करना है, मूविंग करना, रिलैक्स करना है, तब नहीं तो देखने को मिलेगा कि इंजरी हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है मूविंग का, तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, तो पेशेंट शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड इंटरप्टेड इन देयर मूवमेंट। अगर कोई पेशेंट को इस बेड से उस बेड पे कर रहा है फिर स्ट्रेचर पे रख रहा है तो उस टाइम डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी वर्कर जो है सो लिफ्टिंग कर रहा है पेशेंट को, उस टाइम इंटरप्ट नहीं करना है पेशेंट को। स्लाइडिंग रेदर दैन लिफ्टिंग ऑब्वियस पेशेंट इज बेस्ट वे टू मूव देम, लिफ्ट एंड मूव हैवी पेशेंट विद असिस्टेंस। मतलब कि जो भी पेशेंट को स्लाइडिंग कर रहा है, लिफ्टिंग कर रहा है पेशेंट को, तो उस टाइम बेस्ट वे क्या है, मूव देम द लिफ्टिंग एंड मूव हैवी पेशेंट विद असिस्ट। लिफ्टिंग जो है सो एक अच्छा वे देखने को मिलता है जो भी हैवी पेशेंट है। इनकरेज द पेशेंट टू यूज एबिलिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट फेसिबल अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेशन एक्सिस्ट। मतलब कि जो भी पेशेंट है उसको इंक्रीज करना है कि टू यूज़ दिस एबिलिटी टू फुलेस्ट एक्सटेंट फेसिबल। साथ ही साथ क्या पेशेंट को वाइटल नर्व एंड ब्लड आर्टरी में भी इंजर्ड, डू नॉट सपोर्ट द पेशेंट बेनेथ हिज आर्मपिट। पेशेंट को हमेशा जो है सो क्या करना है, वाइटल नर्व एंड ब्लड आर्टरी को इंजर्ड न हो, में भी हो, इसलिए क्या करना है, डू नॉट सपोर्ट द पेशेंट बेनेथ हिज आर्मपिट। ठीक है, मतलब कि जनरल इंस्ट्रक्शन है, बेसिक चीज़ें हैं ये, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की नीड नहीं है। मतलब कि अगर कुछ भी वेट लिफ्टिंग करना है, कुछ भी वर्क करना है तो उसको कैसे करना है, एक वे में करना है। बॉडी को ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती तरीके से वर्क करवाना है, तो ऐसा नहीं करना है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग एंड लिफ्टिंग द पेशेंट है, ये आज के टॉपिक का लास्ट है। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट एंड
अगर आपको यूज़फुल लग रहा है ये वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, नहीं समझ में आई है। थैंक यू।